प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आज यानी 18 दिसंबर को लगी है। अनिवार्य हिंदी में आए हुए प्रश्नोत्तरों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला अपठित गद्यांश है। जल को सहेजें जल है जीवन, जल है अमृत बिन जल सूना संसार। बूंद बूंद को सहेज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार। वर्षा की बूंदों से सीखो, कैसे गिरना और उठना। जल का मूल्य समझे जो मानव, वही समझे इसे बांटना। जब भी देखो नदी या ताल, मानो माँ का आंचल है। इसके बिना यह जग सूना, जीवन केवल एक बंजर पल है। इस अपठित पद्यांश में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा जल की महिमा। अगला प्रश्न है, जल को किसका आधार माना गया है। तो जल को सृष्टि का आधार माना गया है। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची लिखिए। तो गरल, हलाहल, तो ये तो जहर के पर्यायवाची होते हैं। नीर पानी का होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुधा। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है। तो नदी या तालाब को कवि ने माँ का आंचल कहा है। अगला प्रश्न है, बंजर का अर्थ है। तो बंजर का अर्थ हो जाएगा ऊसर यानी अनुपजाऊ भूमि। अगला अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा कोई नहीं। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर मनुष्य से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है, जिससे समाज में किसी ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है। इस अपठित गद्यांश में आए हुए प्रश्नों को आगे हम देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्तृत। कर्म का स्मारक किसे बताया गया है। तो कर्म का स्मारक कर्ता को बताया गया है। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है। तो इसमें आएगा मनोहरता प्राप्त होता है। किसमें घनत्व अधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम में घनत्व अधिक होता है। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है। तो कर्ता अपने सत्कर्मों से शक्ति केंद्र बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें देखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अविकारी के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 भेद होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से अविकारी यानी अव्यय के 4 भेद होते हैं। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को यहाँ पे आएगा तत्सम। उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, यहाँ पे आएगा अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय है, यहाँ पे आएगा क्रिया विशेषण।
ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हों किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो वो भिन्नार्थक या शब्द युग्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक शब्दों प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो इसका उत्तर है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उसका गानपन है। उनके गानों में कोमलता एवं सहजता है जिससे श्रोता भाव विभोर हो जाता है। आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, तो ये बेबी हलदार की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है संचार की परिभाषा लिखिए। तो इस संचार की परिभाषा हम लिखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होना संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है फीडबैक किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न है पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है। तो नौकरी से मिलने वाला मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है और यह प्रश्न नमक और दरोगा कहानी से आया है जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं, तो इसका उत्तर है इस जगत की सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त होकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है। तो तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा, वैसे पाठ के अनुसार इसका अर्थ हो जाएगा व्यावहारिक ज्ञान। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है, तो ईश्वर नामक तीसरी शक्ति अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य व्याप्त है। यह बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण पाठ से लिया गया है जिसमें अंग्रेजों यानी लॉर्ड कर्जन और भारतीयों के बीच तीसरी शक्ति व्याप्त है। इससे संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो ये हमने अभी बात की थी बाल मुकुंद गुप्त जी शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन हैं, तो हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि त्रिलोचन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है पालर पानी से क्या आशय है। बरसात का पानी जो तालाबों झीलों में एकत्र किया जाता है वह पालर पानी कहलाता है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के इलाके में ऐसे पानी को पालर पानी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य बताइए। तो 4 कार्य ये हैं सूचनाएं देना, जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन करना और सरकार के कामकाज की निगरानी रखना। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे शास्त्रीय संगीत में लता का प्रथम स्थान था क्योंकि उनका गानपन उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार था। अगला प्रश्न है कुएं और कुई में 3 अंतर बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे कुआं भूजल पाने के लिए होता है जबकि कुई वर्षा के पानी को सहेजने के लिए बनाई जाती है। कुआं चौड़ाई में अधिक एवं गहराई में कम होता है जबकि कुई सकरी लेकिन गहरी खोदी जाती है। अगला प्रश्न है ब्रह्म के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया है। इसके उत्तर में लिखेंगे ब्रह्म के एकाकार के लिए कबीर ने बताया है कि जिस प्रकार सब जगह एक ही वायु एक ही जल व्याप्त है, संपूर्ण जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी एक ही है। अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इसमें आपने लिखा होगा जैसे धन व समय की कमी होना, उचित पात्रों के चयन की समस्या का आना, बारिश धूप अंधेरा स्थान साधन की समस्या आना, पात्र के मर जाने पर अन्य पात्र ढूंढने में समस्या आना और फिल्मांकन के समय जुटने वाली भीड़ की समस्या आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, पंक्ति का ऐसे समझाइए। प्रिय विद्यार्थी ये पंक्ति मन्नू भंडारी का जो रजनी नाम से जो रचना है उनकी, इससे ये लिया गया है। इसमें है वर्तमान काल में शिक्षा एक व्यवसाय बनती जा रही है। आजकल पूंजीपति लोग धनार्जन के लिए विद्यालय चलाते हैं जहां बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं और ट्यूशन के नाम पर बच्चों से और अधिक रुपए लेते हैं। इसलिए रजनी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो अब बंद हो जाना ही
चाहिए। अगला प्रश्न है, अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं? तो अक्क महादेवी के अनुसार नींद, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि मनुष्यों को पथभ्रष्ट करते हैं, अतः इनमें नहीं उलझना ही इंद्रियों को संयत रखना है। अर्थात इन बुराइयों को अपने वश में करें और अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। तो इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण से अपने अनन्यता प्रकट की है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानकर व्यर्थ के कार्यों में उलझे हुए सांसारिक लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, भक्तिमती मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में सब कुछ हैं। जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है वे ही कृष्ण मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा अर्थात राजमहलों से बाहर न निकलने की राजोचित नीति को छोड़ दिया है। अब मेरा कौन क्या करेगा। संतों के पास बैठ बैठ कर के मैंने लोकलाज को भी त्याग दिया है। अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, हे बन श्री कृष्ण भगवान, मीरा आपकी दासी है, इसे भवसागर से पार कीजिए अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। इस पद्यांश की व्याख्या के आधार पर विशेष लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य प्रेम भक्ति की व्यंजना प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत पद में गय, रे, से आदि वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद में भक्ति रस, माधुर्य गुण और लक्षणा शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दों का भावनारूप प्रयोग प्रभावपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में पद्यांश था, इसमें गद्यांश है। जैसे गद्यांश यहाँ दिया गया है, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये गद्यांश शिव शंभू के छठे विदाई संभाषण से लिया गया है, जिसकी अपन व्याख्या देखते हैं। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के विधायी संभाषण पाठ से लिया गया है। इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वायसराय करजन के बारे में कहते हैं कि पहले तो आप हमारे देश के वायसराय थे और अब आपको इस पद से हटा दिया गया है, जो हम भारतवासियों को दुखी कर रहा है। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों व्यंग्य किया है कवि ने। आगे लेखक व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि आपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है, तथा अगले वायसराय के आने तक पद पर बने रहने को कहा गया, अर्थात आपको हटा दिया गया, फिर भी अभी तक डटे हुए हैं। जिस प्रकार किसी एक छोटे से क्लर्क को जब नौकरी से हटाने का नोटिस दिया जाता है तो उसका वह समय बहुत कठिनाई से व्यतीत होता है, और आप तो इतने बड़े पद से हटाए गए हों तो आपको कितना दुख हो रहा होगा, यह तो आप ही जानते होंगे। अगला प्रश्न है, नमक का दौरा का पाठ में निहित सद्वृत्तियों व असद्वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सद्वृत्तियों का मतलब है इस पाठ में आए हुए गुणों के विषय गुण बताने हैं, असद्वृत्ति मतलब बुराइयां बतानी हैं। जैसे पहला गुण लिखेंगे यहाँ पे कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी। अगला गुण है जैसे दृढ़ता, स्वाभिमानी एवं श्रद्धालु, व्यवहार कुशल एवं वाक्पटु। इन गुणों के अतिरिक्त इस पाठ में निर्भीक, साहसी, व्यवहार कुशल, आदर्शवादी, विनम्र आदि शालीनता, इन गुणों का इस पाठ में समावेश किया गया है।
और असद वृत्तियों में या बुराइयों में देखें तो धन का पुजारी पंडित अलोपीदीन धन का उपासक है, प्रभावशाली है, वो पथभ्रष्ट है, धूर्त व्यक्ति है, बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, आदि आदि इसकी बुराइयां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती है शीर्षक की औचित्यता को अपने शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थी, औचित्यता शब्द वैसे गलत है, लेकिन आज के पाठ प्रश्न पत्र में छपा है। सही शब्द होना चाहिए औचित्य या फिर होना चाहिए उचितता। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। चंपा काले काला अक्षर नहीं चिंती है कविता धरती संग्रह से संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। काव्य की नायिका चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती। जब कवि पढ़ता है तो चुपचाप पास खड़ी होकर आश्चर्य से सुनती है। वह एक सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है तथा गायें भैंसें चराने का काम करती है। वह अच्छी व चंचल है। कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है तो कभी कागज। इससे कवि परेशान हो जाता है। चंपा कहती है कि दिन भर कागज लिखते रहते हो, क्या यह काम अच्छा है? कवि हंस देता है। एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने के लिए कहा। उन्होंने इसे गांधी बाबा की इच्छा बताया। चंपा ने कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। उक्त संदेश के आधार पर अर्थात उक्त विषय वस्तु के आधार पर यह बात सच है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती है, अर्थात चंपा को पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगला प्रश्न है आलो अंधारी पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं का चित्रण हुआ है, उनके समाधान हेतु आप क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो इसमें हमने पढ़ा जैसे उसका परित्यक्त महिला का जीवन जिया उसने, उसके चरित्र की रक्षा करनी पड़ती है, सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव हुआ उस बेबी हलदार को, और स्वार्थपरक व्यवहार उसके साथ में हुआ। स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरी मानते हुए आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। जिसे पत्र का प्रारूप है, हम इसे सामान्य पत्र मानेंगे। इधर पत्रांक लिखेंगे, पत्रांक में 25 कोई भी अंक डाल देंगे। इधर दिनांक जैसे आज का दिन है, और सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला धौलपुर राजस्थान। विषय में लिखेंगे स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के संदर्भ में महोदय। फिर नीचे लिखेंगे उक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। हमारे गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर है तथा जिला अस्पताल हमारे गांव से 17 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव में किसी के बीमार हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाने पर उसे जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की कृपा करें। बहुदीय में लिख देंगे सरपंच रमेश चंद्र, ग्राम पंचायत सिंदरी। अगला प्रश्न है बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या। इस पर एक संपादकीय लेख लिखना है। तो संपादकीय लेख हमने तैयार किया है। जैसे उत्तर में लिखेंगे सांप्रदायिकता एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और तनाव को बढ़ावा देती है। यह मानसिकता लोगों को अपने धर्म को सर्वोपरि मानने और अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता रखने के लिए प्रेरित करती है। सांप्रदायिकता का उदय अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से होता है। वर्तमान भारत में भी हिंदू मुस्लिम विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं। इस कारण समाज में कटुता, वैरभाव आदि बुराइयां पनप रही हैं। सांप्रदायिकता भाईचारे को कमजोर करती है, इसलिए हम सभी देशवासियों को मिलजुल कर आपसी प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया, इस विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। कैरियर डे यानी रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे
जैसे अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर, दिनांक आज का लिख देंगे। को हमारे विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी थे। मुख्य अतिथि के आगमन पर प्रधानाचार्य ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एकल और सामूहिक गान और कव्वाली प्रस्तुत की गई। इसके बाद रोजगार कार्यालय से आए हुए अधिकारियों ने बच्चों को वर्तमान में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। बाद में प्रधानाचार्य ने बच्चों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुझाव दिया। और अंत में मुख्य अतिथि का सारगर्भित तथा छात्रों के लिए प्रेरणादायी भाषण हुआ। फिर मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सारगर्भित निबंध लिखिए। जैसे सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन, राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का योगदान, बेरोजगारी एक समस्या, उसके बढ़ते दुष्प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृति की उपादेयता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इनमें से किसी एक पर निबंध लिखा ही होगा। इस प्रकार हमने आज के प्रश्न पत्र के समस्त प्रश्नों को हल कर लिया है। आप भी अपने उत्तर मिला लीजिए और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार।